हाँ बच्चों, गुड इवनिंग वंस अगेन आप सभी को। सभी ठीक हो बच्चों? आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। बच्चों जो चैप्टर है ये बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है ना। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों जितनी भी लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन, ये चारों लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो हर इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। इनमें से जब हम एक भी नहीं करेंगे ना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। ये चार लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। टर्म 1 में हो गया इसका एग्जाम, ओके। फिर सेकंड चैप्टर था बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि इस कोरोना को देखते हुए आपके कोर्स से डिलीट हो गया है पूरा का पूरा चैप्टर। पर हम एक सीक्वेंस समझते हैं कि जनरली 10th क्लास में बच्चे क्या पढ़ रहे थे हर साल। तो पहले वो लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे होते हैं और इसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की पूरी बॉडी पर कैसे हम अपने हर एक्टिविटी का, हर बॉडी का, अलग अलग पार्ट्स का, अपने इंटरनल एक्सटर्नल कैसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसमें हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स आते हैं, इसमें हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम आता है और इसके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन भी आता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बच्चों हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। आप लोग जानते हो। तो हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन के कितने पार्ट हैं? 2, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। पर ये आपके कोर्स से हट गया है तो आप लोगों को बहुत अलग लग रहा होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। ब्रेन, स्पाइनल कोड कैसे काम करता है, ब्रेन के क्या पार्ट हैं, कैसे हम अपनी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सारी चीज, पॉन्स, ये सारी बातें हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। धीरे से जाना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़नी थी, लेकिन हमारी नहीं। अब हम तो आ जाते हैं अपने डायरेक्ट जो अपना चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब इस क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट कल हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, मैं फास्टली रिपीट करूंगा, समरी करूंगा, ठीक है। पहली बात है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। प्रांजल, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो कल हम लोगों ने देखा था रिप्रोडक्शन मतलब सिंपल सा प्रोडक्शन वर्ड है, उसी में रिप्रोडक्शन हो गया। मतलब आप बने हो, फिर आगे और बनाओगे आप, वो बनेगा, वो आगे और बनाएगा। हम जानते हैं इसी से हमारी पूरी दुनिया कंटिन्यू रह रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी से पूरी दुनिया में फ्लोरिश हुए हैं। तो रिप्रोडक्शन को हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ऑन काइंड। ये इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी कि ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो पहली बात, क्या आपको रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक नया इंडिविजुअल हम इस अर्थ पे एग्जिस्ट मतलब बर्थ देंगे उसको, तो हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। पर वो कैसा होता है? हमारे ही जैसा। मतलब कि सारे गेहूं आपने उगाए तो एक भी मक्की नहीं उग जाएगी गलती से, सब गेहूं ही उगे, है ना। एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसी के सिमिलर नए इंडिविजुअल्स बर्थ लेते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट आपके मन में क्लियर हो जाना चाहिए, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस बाय विच organisms give birth to new individuals of their own kind. On kind, बिल्कुल अपने कॉपी नहीं कह रहा हूं, हमारी तरह। इंसान है तो इंसान का बच्चा इंसान होगा, बहुत सारी उसमें डिफरेंसेस भी होंगे। तो ये कैसे होता है प्रोसेस? बच्चों ये मिरेकल प्रोसेस मैंने आपको कल भी बता रहा था मैं, और आप उसको उस गहराई से समझिएगा कि एक छोटी सी बात है, जैसे मैं कहता हूं कि ये मार्कर मैंने खरीदा, तो ये मार्कर कैसे ऐसा हो कि ये मार्कर ऑटोमेटिकली एक छोटा सा और नया मार्कर प्रोड्यूस कर दे, और फिर वो मार्कर वापस नया मार्कर प्रोड्यूस कर दे। अब यदि हम इसको सोचें तो क्या हमने कभी नॉन लिविंग में ऐसा देखा है? आपके घर पे किसी कोई आइटम आप लाते हो तो ऐसा होता है? आइटम का मतलब चेयर, कुछ आप लाए और वैसा का वैसा नया बन गया, नॉन लिविंग। ऐसा हुआ क्या? नहीं। हाँ, पर कोई आप पेट लाते हो, गाय भैंस लाए,
बकरी लाए, तो हम देखते हैं कि एक टाइम बाद वो अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। और ये एक बहुत मिरेकल प्रोसेस है बच्चों। कैसे होता है हम इसकी डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे इस बात को। ओके, तो रिप्रोडक्शन समझ में आ गया कि मतलब क्या होता है। अब फिर हमने एक बात की थी कि हमारा जो चैप्टर वो एक क्वेश्चन है कि ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पर मैं इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हम रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं। मैं बताऊं आपको, रिप्रोडक्शन इज अ वेरी वेरी टफ प्रोसेस। इट रिक्वायर्स टू मच एनर्जी, बहुत सारी, टू मच टाइम। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम अपने बच्चों को पैदा करना, उनको बड़े करने में हम खर्च करते हैं। कई ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में इसके लिए ऐसे ऐसे फीचर्स डेवलप करते हैं, जैसे मैंने कहा जब पीकॉक है तो बहुत बड़े उसके पंख हैं, हम लोगों ने बारहसिंगा का नाम लिया। तो और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आप देखोगे जो कई बार रिप्रोडक्शन के लिए इतनी ब्रूटल फाइट होती है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन करना है। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो हमने इसके आंसर को समझने की कोशिश की। तो हम पहली बात समझते हैं कि हम रिप्रोडक्शन, हम मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, वी ऑल आर मॉर्टल। हम जब पैदा हुए थे हमारी पूरी बॉडी एकदम फ्रेश थी, हमारी आंखें, हमारी स्किन, हमारे ऑर्गन्स एकदम साफ, हमारी हार्ट, हमारी आर्टरीज एकदम क्लियर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई और हमारे अंदर टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेट होते जाते, और फिर टाइम के साथ हमारी स्किन डिजेनरेट होने लग जाती है, आंखें अब उतनी इफेक्टिव नहीं रह पाती हैं, हार्ट, किडनी सब पर प्रेशर आने लगता है और वो बॉडी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते। तो ये फैक्ट है कि कोई कम लेकिन कोई ज्यादा लेकिन मरेगा किसी न किसी एज। तो वी ऑल आर मॉर्टल। तो अब हमारे बॉडी में यदि हम सब मरेंगे तो हमारे अंदर एक बहुत गहरी एक बेसिक इंस्टिंक्ट बोल सकते हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट ऐसी होती है जो हम सोच के चाहे करें नहीं करें, लेकिन हमारे अंदर बेसिक इंस्टिंक्ट है। एक पेड़ के अंदर एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो बिल्कुल भी नहीं सोच पाता है, उसके अंदर कोई दिमाग ही नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक बिल्कुल एक तरीका है कि जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी, चारों तरफ बहुत पानी होगा, तो वो बहुत हद तक रिप्रोडक्शन, बहुत मतलब मास लेवल पर रिप्रोडक्शन करना चाहता है। बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं उस पर, बहुत सारे उसके ऊपर सीड्स उगते हैं, दूर दूर वो फेंकेगा। वो चाहता है कि मैं बहुत सारी मेरी खुद की डुप्लीकेसी करूं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इस अनफेवरेबल कंडीशन के बाद में हो सकता है कि मेरा सर्वाइवल खत्म हो जाए। तो हर किसी में एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है कि हम सरवाइव करते रहे, हम हमेशा जीते रहे, हम कभी नहीं मरे। पर यह फैक्ट है कि हम तो मरेंगे। तो हम कैसे नहीं मरेंगे, हम अपनी डुप्लीकेसी कर देंगे और हम ये सोचेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, और इनके लिए मैं सब कुछ करूंगा ताकि ये जिएंगे तो मेरे को ये सेंस ऑफ रिलीफ रहेगा कि यार मैं जिंदा हूं। अब देखो, हम तो कॉन्शियस है, सोच रहे हैं, लेकिन पेड़, दूसरे जानवर ये सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए जान तक देने के लिए तैयार है। क्यों? दैट इज फर्स्ट बेसिक इंस्टिंक्ट कि हम सरवाइव करना चाहते हैं इस अर्थ पे। ठीक है ना? तो वो पहला, इसलिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, नंबर। ज्यादा से ज्यादा नंबर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर गिव्स अस सिक्योरिटी। जब एक ऑर्गेनिज्म है, यदि वो अपनी डुप्लीकेसी ज्यादा कर लेता है तो वो एक ग्रुप बन जाता है, और ग्रुप बन जाता है तो ग्रुप में ताकत होती है। अब उसके प्रेडेटर भी उससे डरेंगे। आसमान में जब कोई चिड़िया उड़ती है तो वो अपने ग्रुप में उड़ती है, और पूरी ग्रुप में होती है तो दूसरे भी बड़े बड़े परिंदे भी उसको उन पे हमला नहीं करेंगे। ऐसा ही पानी के अंदर फिशेस के साथ होता है, ऐसा ही जंगल में बहुत सारे एनिमल्स के साथ होता है कि जब वो ग्रुप में होते हैं तो शेर भी उन पर हमला नहीं करता। तो हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, उसका दूसरा कारण है कि हम लोग नंबर में बढ़ना चाहते हैं। हम ज्यादा और ज्यादा नंबर, फैमिली जब हमारी इकट्ठी होती है, हमको एक बहुत अंदर से आपको खुशी होगी, आपको फीलिंग आएगी कि यार हम बहुत सारे। तो ये एक साइकोलॉजिकल, हमारे अंदर ही नहीं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में, कि वो जितने ज्यादा ग्रुप में होंगे उनको रिलैक्स और वो टेंशन फ्री होंगे, उनको स्ट्रेस कम होगा। इसलिए नंबर में बढ़ाने के लिए
पहला, अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा, वो नंबर बढ़ाने के लिए भी रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि नंबर हमको सिक्योरिटी देता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और यदि किसी को आप कॉन्शियसली पूछोगे तो कह सकता है कि हम रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि इसमें प्लेजर भी इन्वॉल्व है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। पर हम लोगों ने बेसिकली देखा कि रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, तो हमने देखा रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि हम सर्वाइव करना चाहते हैं, हम नंबर में बढ़ना चाहते हैं, या आप जो भी इसके साथ जो प्लेजर इन्वॉल्व है उस कारण से भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक बेसिक इंस्टिंक्ट है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अभी भी बच्चों बहुत गहरी और बहुत आपको सोचना पड़ेगा कि ये एक पेन है, ये एक मार्कर है, ये कैसे अपनी डुप्लीकेसी करेगा, कैसे ये प्लास्टिक का मटेरियल लाएगा, कैसे इसके अंदर की इंक लाएगा, कैसे ये अपने आप अपने जैसा दूसरा बना देगा। अब ये तो मार्कर है बच्चों, नॉन लिविंग, कुछ नहीं, एक लिखने के काम आता है। हम पूरे एक कुत्ते की बॉडी को आप सोचो कि पूरे कुत्ते की बॉडी, उसके अंदर आंखें, उसके अंदर उसकी किडनी, अब वो कैसे ऐसा करे कि वो अपने ही जैसा दूसरा बना दे, और वो ही ऐसा दौड़ता रहेगा, चलेगा, खाएगा, भूखेगा, सब करेगा। तो ये कैसे होगा? रिप्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त, मेरे को मैं आपको बता रहा हूं ना कि बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीज है। कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे ये, इससे खूबसूरत चीज क्या हो सकती है कि एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, तो वो प्रोसेस कैसे होती है? अब कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग? इंसान ने रोबोट बनाया, पर हमने कभी ऐसा रोबोट नहीं बनाया जो रोबोट को जन्म दे सके। और जन्म देने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वो मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, नहीं। मां जब बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने खाने, अपने फूड में से, अपने ब्लड में से चीजों उनको तक पहुंचाती है, और उससे उसका बच्चा बड़ा होता है, और उसके वही सारे फीचर्स जो उसकी स्पीसीज में वो उसके अंदर होते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात को मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताना चाहूंगा। बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं गया अहमदाबाद, और अहमदाबाद में मैंने घूमते हुए मुझे एक बहुत शानदार मकान दिखा, एक बहुत अच्छा बंगला मुझे दिखा, बैंगलोर विला, क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी। तो अब वैसा ही मकान यहां ऋषभदेव में बनाना है। तो आप बताइए, मुझे उस मकान का रिप्रोडक्शन करना है, सेम टू सेम मकान मुझे ऋषभदेव में चाहिए। किसका रिप्रोडक्शन करना है? मकान का रिप्रोडक्शन। कैसे करेंगे भाई, बताइए। ऐसा तो हुआ होगा ना, ऐसा तो आपको भी होता होगा, आपके पेरेंट्स को भी, यार हमने वो मकान देखा नहीं, यार ऐसा ही मकान मेरे बनाना है यार। यहां हम आइडिया लेते हैं, कैसे करेंगे हम? हाँ बेटा, ब्लूप्रिंट, वेरी गुड। क्या होता है ब्लूप्रिंट बेटा? बच्चों, यदि मुझे वैसा का वैसा मकान यहां बनाना है, तो ऋषभदेव के जितने भी यहां पर जो भी बनाने वाले लोग हैं, मिस्त्री स्त्री, उनको ले जाऊंगा वहां, लेबर को ले जाऊंगा, देखो ऐसा कैसा मकान होना चाहिए, ऐसा ही किचन होना चाहिए, ये सारा कैसा कैसा होना चाहिए। या तो मैं उनको कहूंगा कि आपका ये मकान किसने बनाया, उन सबको उठा के यहां लाओ, पर ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या ऐसी तरीका है जिससे हम बहुत फास्टली हम उसी मकान को यहां रिप्रोड्यूस कर पाए? तो उसका बहुत सही बात प्रांजल ने बताई है कि हर मकान की, बच्चों सुनिएगा बात, लय समझिएगा, हर मकान की हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन उसके ब्लूप्रिंट में होती है। कभी क्या आपने ब्लूप्रिंट देखा? आप लोगों ने कभी देखा होगा शायद, मकान आपने कहीं बनते हुए, कंस्ट्रक्शन आपके घर पे हुआ हो, तो एक पूरा डिजाइन होता है, उसके अंदर मकान की हर जगह, हर विंडो, हर दीवार, कहां पर क्या रहेगा, दीवार कितनी मोटी होगी, उसके अंदर कितने आयरन के बार्स लगेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके स्ट्रक्चरल डिजाइन में होती है। देखा है आप लोगों ने? एक एक इंच की उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। यदि आपको इंटीरियर डिजाइनर मिलेगा तो आपको पूरे उसके इंटीरियर का भी आपको पूरा मैप दे देगा, ब्लूप्रिंट दे देगा। तो यदि मुझे किसी मकान को रिप्रोड्यूस करना है तो मैं उस मकान मालिक के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा भैया आपके मकान का मुझे ब्लूप्रिंट दीजिए, मैं 1 मिनट कॉपी कर देता हूं उसका। तो मैं उसका ब्लूप्रिंट लूंगा, उसका फोटो स्कैन कर लूंगा उसका। अब उसका ब्लूप्रिंट मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैं यहां ले आया। समझ में आया आपको?
तो बच्चों, किसी भी मकान के लिए, मेरा एग्जांपल आपको मकान के लिए समझ में आया। अब सिमिलर बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जिसे मैं आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म हूं, आप ऑर्गेनिज्म हो, एक ट्री है, एक प्लांट है, अमीबा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसा भी ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी की हर स्पेसिफिक बात, मेरी आंखें कैसी हैं, मेरी आंखों का पिगमेंट कैसा है, मेरी स्किन का टोन कैसा है, स्किन का टिंट कलर कैसा है, मेरे हेयर हैं तो कैसे हैं, मेरी हाइट कैसी है, मैं कितना हैंडसम दिखता हूं, ये सारी बातें कहां पर हैं बच्चों? मेरे डीएनए। बेटा ये मजाक की बात है, मजाक था क्या? हाँ। तो बच्चों सुनो, क्या बताना चाह रहा हूं। एक बिल्ली है, अब वो जो बिल्ली की जो बॉडी है, उस बिल्ली की बॉडी की एक एक इंफॉर्मेशन, अब वापस मैं बात को कहना चाहूंगा, सिर्फ बॉडी की बात नहीं है, सिर्फ बॉडी की बात नहीं है, उसके उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी हो रही है, जो वो काम भी करता है, वो डाइजेशन करता है, उसके लिए पेप्सिन चाहिए, तो वो पेप्सिन बनाता है, ये इंफॉर्मेशन भी उसके एक मॉलिक्यूल में होती है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। बच्चों ये कई बहुत डिस्कवरी हुई, काफी साइंस ने प्रोग्रेस की, तब कहीं जाके हमको पता चला कि हर ऑर्गेनिज्म की हर एक बात, छोटी से छोटी बात उसके डीएनए में होती है। बच्चों थोड़ा सा मैं साइटोलॉजी आपको बता दूं सेल्स के बारे में। हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं। ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है, ये किसके बने होते हैं? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपने नाम सुना होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम बोलते हैं डीएनए। 9th क्लास में आपने पढ़ा था ये जेनेटिक मटेरियल है। क्यों बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल? बिकॉज इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जनरेशंस में हमारे इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाता है। तो प्यारे बच्चों, मेरी जो बॉडी डिजाइन है, मैं उस मकान की तुलना मेरी बॉडी से करूं तो उस मकान की हर बात, हर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में क्या है, हर चीज उसके ब्लूप्रिंट में है। हमारी बॉडी की हर बात, हर चीज हमारे डीएनए में। किसमें बच्चों? डीएनए में। हर ऑर्गेनिज्म, एक नीम का पेड़ है, उसकी जो लीफ है वो कड़वी होगी, ये इंफॉर्मेशन उसके डीएनए में है। वो पेड़ कितना बड़ा बनेगा, किस सीजन में वो फ्रूट देगा, ये सारी टाइमिंग सहित सब चीजें उसके डीएनए से कंट्रोल होती है। तो बच्चों सबसे पहला बात समझिए, यदि आपको रिप्रोडक्शन को बेस्ट से समझना है, बेसिक तरीके से समझना है, तो मैं आपको ये समझना होगा कि हर बॉडी डिजाइन, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन समझते हो ना? जैसे हमारा हेड है, फिर ये हमारी उंगलियां होती हैं, ये होता है कि स्किन है, ये सारी बॉडी डिजाइन। कुत्ते का कुछ और तरह का बॉडी डिजाइन है, बिल्ली है उसका और है, एक कबूतर है उसका और बॉडी डिजाइन है। तो कबूतर के सारी बॉडी डिजाइन की जो एक एक इंफॉर्मेशन, उसकी बॉन्स कैसी होंगी, उसके अंदर कौन कौन से, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके डीएनए में होती है। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट रिप्रोडक्शन? कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन की हर इंफॉर्मेशन उसके डीएनए में। ओके, दैट्स इट, हम समझ में आ गया। मान लो जी ये ऑर्गेनिज्म है, तो हमको पता लग गया कि इसके अंदर कहीं इसका एक डीएनए जिसमें सब लिखा हुआ है कि इस मार्कर की लेंथ क्या होगी, क्या होगा, सब उसमें लिखा हुआ है, तो वो उसका डीएनए। तो सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की? उस डीएनए की कॉपी करना। जैसे मुझे मकान का रिप्रोडक्शन करना था ऋषभदेव में, अहमदाबाद वाले मकान का, तो मैंने क्या किया, उसके ऑनर को कहा कि आपके ब्लूप्रिंट को मुझे कॉपी करने दीजिए। मैंने कॉपी कर ली और कॉपी करके यहां ले आया। अब यहां वो ब्लूप्रिंट एग्जीक्यूट होगा। चलो यहां पर इतना ये बनाओ, यहां पर ये खोदो, ये जो उसको समझेगा उस तरीके से यहां पर हम वैसा का वैसा मकान बनाने की कोशिश करेंगे, वैसे की वैसी डायरेक्शंस में, वैसे की वैसी सारी चीजें यहां पर रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन का सारी इंफॉर्मेशन कहां होती है? उसके डीएनए में होती है। तो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की पहली स्टेप क्या है?
कॉपिंग डीएनए, डीएनए की कॉपी करना। बुक का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना बेटा कृति जोर से। What is the importance of DNA copying in reproduction? The question is, what is the importance of DNA copying in reproduction? रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी करने का क्या इंपॉर्टेंस है? तो हम लिखेंगे डीएनए कॉपिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाई? मतलब मैं बता रहा हूं, क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी करने का क्या इंपॉर्टेंस है? तो डीएनए कॉपी करने का रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डीएनए कॉपी करना सबसे पहली स्टेप है। क्योंकि व्हाई? बिकॉज all the information about the body design of a particular organisms is stored in its DNA. That is why DNA copying is the first and foremost step of reproduction. क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर जो मैंने अभी बोला, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ठीक है ना? मैं कहना चाह रहा हूं, all the information about the body design of an organism is stored in its DNA. So DNA copying is the first and foremost step of reproduction. रिप्रोडक्शन की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डीएनए कॉपी करना। ठीक है? इसलिए क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सारी बॉडी डिजाइन की इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। और जो अभी मैंने पूरा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पहला स्टेप आपको बताया मैंने, डीएनए कॉपी। बच्चों, आप लोग कभी साइंटिफिक फिक्शन मूवीज देखते हो? आप लोगों ने देखा जुरासिक पार्क। अब जुरासिक पार्क में क्या कंसेप्ट था? वो बताते हैं कि कोई एक मच्छर था, वो मर गया था, उस मच्छर ने डायनासोर का खून पिया था, तो उसके स्टमक में अभी भी वो खून का था, उसके खून से डायनासोर का डीएनए निकाला, और डायनासोर के डीएनए निकाल के उन्होंने पूरा डायनासोर बना डाला। सुना आप लोगों ने? ये जुरासिक पार्क मूवी देखी आप लोगों ने? देखी, लेकिन वो हो सकता है स्टार्ट की बात समझे नहीं। मतलब मैं क्वेश्चन कहना चाह रहा हूं कि जो ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए, हम मूवी में भी, रियल में नहीं हुआ है, मूवी में भी उनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने कैसे बनाया? तो वो रिप्रोडक्शन की को उन्होंने थोड़ा साइंटिफिक बेस दिया है। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन साइंटिफिक बेस देने के लिए उन्होंने बताया कि उसका डीएनए हमको मिला, और उस डीएनए को हम किसी तरह से एग्जीक्यूट कर पाए, और हम लोगों ने फिर एक डायनासोर बनाया। इसके बाद से एक से बहुत सारे डायनासोर बन गए। तो व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इज डीएनए कॉपिंग। व्हाई आपको पता लग गया? बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी डिजाइन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म is stored in its DNA, and not only body design but also the mechanism, the life processes, क्या क्या काम करता है, रात को सोएगा, सुबह जगेगा, ये भी डीएनए में लिखा हुआ है। आप जो कुछ भी करते हो ना, आप जो भी हरकतें करते हो, वो आपके डीएनए में। जो आप पीछे बैठे बैठे इधर उधर बातें करते हो, ये भी डीएनए में। तेरी जो ये हरकतें हैं ना, डीएनए में, कहते हैं डीएनए है सर। तो बच्चों, इस बारे में भी हम बात करेंगे कि किसी इंसान का बिहेवियर क्या सारा डीएनए? नहीं, तो हम ये कहेंगे कि पूरी तरह से डीएनए तो नहीं है। डीएनए के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन भी उसका इफेक्ट होता है। तो मैं ऐसा क्यों हूं? क्योंकि मेरे अंदर डीएनए ऐसा है, प्लस मुझे अपब्रिंगिंग ऐसी मिली है। समझ रहे हो ना? तो दोनों का मिक्स रूप होता है। कई बार बहुत अच्छा पुलिस वाला ईमानदार, उसके घर पे चोर पैदा हो जाता है। कोई बहुत चोर है, उसके घर पे राजा और ईमानदार व्यक्ति पैदा हो जाता है। तो डीएनए भी होता है और उसके अपब्रिंगिंग का भी इफेक्ट होता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या यहां तक कुछ पूछना है आपको? चले आगे चले, सेकंड स्टेप पे चले हम लोग। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई? फर्स्ट स्टेप क्या है समझ में बेटा? डीएनए कॉपिंग। क्यों करनी जरूरी है? क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म को हम वापस बनाना चाह रहे हैं, बरगद का पेड़ है, हम ऐसा कैसा पेड़ बनाना चाह रहे हैं, तो हमको पूरे बरगद के पेड़ की बॉडी डिजाइन की इंफॉर्मेशन चाहिए। हम ये सोचे कि एक पत्ती पत्ती बनाएगी, एक पत्ती वो पत्ती बनाएगी, और ब्रांच वो ब्रांच बनाएगी, वो ये बनाएगी, तो पूरा कब होगा ये?
मैं हम रिप्रोडक्शन को एक आंख आगे बनाएंगे और फिर धीरे 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 एक नया वाला लड़का खड़ा होगा। ऐसे थोड़ी होगा, बहुत मुश्किल है ये। पर कितना जबरदस्त हमारी सिस्टम इवॉल्व हो चुका है, वो ये कि हमारी बॉडी का सिर्फ डीएनए कॉपी हुआ, और वो इतना सा डीएनए बहुत छोटा, जो हम में इतना भी नहीं है, मतलब वो तो दिख ही नहीं सकता है, इतना छोटा सा डीएनए हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन रखता है, और उससे हम नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। कैसे? इस पूरी बात को हम जानेंगे बच्चों। कई बार रिप्रोडक्शन बच्चों के अंदर एक छोटी हल्की और इतनी ही मानसिकता से बच्चे पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पढ़ेंगे। दिस इज नॉट दैट। वो भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो बहुत बात की और लास्ट की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेन बात रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट क्या है, और ये मुझे बहुत एक्साइट करता है कि कोई ऐसी चीज, मेरे पास एक मोबाइल है, वो उस मोबाइल में ऐसा क्या सिस्टम डालूं कि मोबाइल खुद अपना मोबाइल बना दे। और अब हमने साइंस ने कितना इवॉल्व किया, लेकिन आज तक कोई ऐसा रोबोट भी नहीं बना पाए जो ऑटोमेटिक बना ले। कुछ और मटेरियल लेंगे उससे तो कार, रोबोट कार्स भी बनाती है, असेंबली में सब काम करती है, लेकिन उसके अंदर ही ऐसा डिजाइन हो, मिरेकल डिजाइन है हमारा। तो उसके कंसेप्ट को समझिए। तो पहली बात मैंने बताई आपको, डीएनए कॉपिंग इज द फर्स्ट स्टेप। चलो अब डीएनए कॉपी हो गया, अपन वापस अपनी बात पे आते हैं कि मैंने अहमदाबाद से मकान देखा और मुझे उस मकान का रिप्रोडक्शन करना था, तो उस मकान का ब्लूप्रिंट लिया, कॉपी लेके मैं ऋषभ देवा गया। अब ऋषभ देवा के मैंने आसपास जो भी हमारे काम करने वाले हैं, हुरमा भाई, वो भाई, सबको इकट्ठा किया और कहा कि देखो भाई, मेरे को ऐसा कैसा मकान अहमदाबाद में देखा था, यहाँ बनाना है। वो ब्लूप्रिंट खोला, खोलते हुए एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मतलब कि वो डीएनए को वो समझ, डीएनए को नहीं, ब्लूप्रिंट को वो समझ ही नहीं पा रहे। डीएनए नहीं, ब्लूप्रिंट जो मिला, ब्लूप्रिंट में जो लाया बच्चों, अब ब्लूप्रिंट में ऐसे ऐसे सिंबल है, ब्लूप्रिंट में ऐसी डिजाइन है कि यहां के लोग उसको समझ ही नहीं पाते, तो वो ब्लूप्रिंट की कॉपी लाना वेस्ट हुआ। अब मेरी बात समझिएगा, जब डीएनए कॉपी होता है बच्चों, तो डीएनए कॉपी कभी 100% एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। अब आपके मन में क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, सर डीएनए कॉपी का क्या मतलब हुआ? आपके ब्लूप्रिंट का कॉपी हुआ तो समझ गया, आगे जेरोक्स में डाला होगा, कॉपी निकाल दी, वो तो हमको समझ में आ गया, है ना, कि मोबाइल से स्कैन किया, आपके मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी आ गई। लेकिन ये बताओ कि हमारे डीएनए कॉपी का क्या मतलब होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन की मेरे का देखो बच्चों, मुझे मैं पढ़ाता हूं, मुझे इससे गूज़बम्स आने लग जाते हैं, इतना एक्साइट हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये इस नेचर का एक बहुत बड़ा वंडर है, यदि आप समझो तो, है ना। क्या कि डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपनी खुद के जैसा खुद की डुप्लीकेसी तैयार कर लेता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पड़े रहते हैं। कहां पर? साइटोप्लाज्म। डीएनए अनफोल्ड होता है। डीएनए के बारे में कुछ जानना चाहोगे बच्चों? मैंने तो बच्चों क्या पता, आप लोग इतना डीप पढ़ना नहीं चाहते हो, लेकिन मेरे नोट्स में तो डीएनए कैसे वर्क करता है इसकी बहुत डिटेल लिखा है। कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने तो बहुत डिटेल लिखा है, क्योंकि वो रियल बायोलॉजी है। समझ रहे हो आप? डीएनए कैसे अपनी बात को कहता है। कहता का मतलब क्या हुआ? कहता का मतलब ये हुआ कि मैं, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मैं बोलूंगा ए पॉजिटिव, तो मेरे पापा का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, तो हम बात आएंगे कि मेरे पापा का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव कैसे हो गया? उनकी आंखें ब्राउन थी तो मेरी आंखें ब्राउन कैसे हो गई? तो ये डीएनए बता। तो डीएनए कैसे आंखें ब्राउन करवा देता है? डीएनए ब्राउन कलर का प्रोटीन बनवाएगा। कैसे बनवाएगा? डीएनए अनफोल्ड होगा। बच्चों बहुत बड़ी मिस्ट्रियस बात है, पर दुख किस बात का होता है पता है? आप में से बहुत कम बच्चे डीप पढ़ना चाहते हैं। आपको तो ये है कि बस फटाफट अपनी मतलब की बात समझेंगे, और ये बहुत हल्की बात है बेटा। उसको भी मैं वो डिटेल में, आप जितना पढ़ना चाहोगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आप पहले ये जो बेसिक बातें हैं ना, कंसेप्ट को पकड़िए। बच्चों डीएनए होता है डबल हेलिकल मॉडल। आप लोगों ने बहुत सारी कहीं ना कहीं बुक्स में डीएनए का ऐसा फोटो देखा होगा, कई साइंस की मूवीज में ऐसा देखा होगा आपने। इसको बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। बच्चों जैसे एक जीप होती है ना, तो एक इधर होता है, एक इधर होता है, यूं करती है जीप आपस में बंद हो जाती है। जीप जानते हो ना,
चैन है ना। तो ये जब खुलता है तो ये खुलता कैसे बच्चों, ये ऐसे खुल जाता है। और जब ये टूट गए तो ये क्या है, ये जो सिंगल हेलिकल है इसको बोलते हैं आरएनए। क्या बोलते हैं इसको? आरएनए। डीएनए से ही आरएनए बनता है। फिर यहां पर ये अपनी डुप्लीकेसी ऑटोमेटिक कर लेता है। ये इसने जो अपना पार्ट इधर खोया था वो वापस आ गया, इसने जो इधर पार्ट खोया था वापस आ गया, और एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। चीजें इतनी आसान नहीं है, कभी पढ़ोगे डिटेल में कोई बात नहीं, पर मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा था कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर डीएनए कॉपी कैसे होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा थोड़ा सा कि डीएनए एक डबल हेलिकल मॉडल है। जैसे अपने लिसननी होती है ना, लिसननी, लेनी, लेनी समझते हो? लिसननी, लैडर, लैडर सीढ़ियां ऊपर चढ़ने। तो वो जो अच्छा तो की बाहर से आई है, लेनी नहीं जानती है। हाँ, तो सुनिए, जो लेडर होता है ना, लेडर, आप उस लेडर को ऊपर से नीचे इस तरह से ट्विस्ट करो तो आप देखोगे ये बन गया डीएनए। स्पाइरल हो जाएगा ना वो, है ना, ये बन जाएगा वो डीएनए। ऐसा डीएनए होता है। ये मॉडल सबसे पहले वॉटसन और क्रिक ने दिया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। बच्चों, ये डीएनए एक ऐसा मिरेकल मॉलिक्यूल है जो अपनी कॉपी करता है। आपके कोर्स में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, पर मैं आपको यहां जो लिखा है वो बताना चाहूंगा। डीएनए कॉपी कभी 100% एग्जैक्ट नहीं होती। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज 100% एक्सेप्ट एक्यूरेट। तो क्या होता है, डीएनए कॉपी करते समय, यहां से कॉपी करते समय कुछ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स रह जाती, गलती से मिस्टेक हो जाती, थोड़ी से क्या हो जाती है, मिस्टेक्स, है ना। और इन मिस्टेक्स के कारण क्या हुआ, मैंने बच्चों सोचो, सुनो, मैं वहां से अहमदाबाद से ब्लूप्रिंट कॉपी कर रहा था। अब आजकल तो जेरोक्स मशीन आ गई, मान लो कॉपी ऐसे नहीं होती तो मैं हाथ से बैठ के करता और एग्जैक्ट बनेगी, लेकिन क्या एग्जैक्ट होती क्या, वो नहीं होती, कुछ गलतियां रह जाती, और वो गलती वाला यहां था। तो मतलब कि कुछ डीएनए कॉपिंग में मिस्टेक रह जाती है। क्या रह जाती है? मिस्टेक्स। और ये मिस्टेक्स कारण बनती हैं वेरिएशंस का। किसका? वेरिएशंस का। अब यहां से बात थोड़ा सा गहराई से समझिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ो, उसी के नीचे पढ़ो। Why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? अब मैं जो पूरा पढ़ाऊंगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर है। Why do variations are beneficial for the species but not necessarily for the individual? अभी आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सर ये वेरिएशन क्या होता है, क्या स्पीसीज, कहां से क्या क्वेश्चन आएगा। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पर आप समझेंगे क्यों, मैं आपको पहले से क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि यार इसका आंसर हम समझ रहे हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस आर मिस्टेक्स, चेंजेस जो हो गई। किस कब हुई वो चेंजेस? डीएनए कॉपी। नो, आपकी बुक में ऊपर लिखा है, नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज 100% एक्यूरेट। There may be some minor mistakes during DNA copy. पहली बात क्या पढ़ी लाची अपन ने कि रिप्रोडक्शन की पहली प्रोसेस है डीएनए कॉपी करना, ठीक है। अब दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूं कि डीएनए कॉपी 100% एक्यूरेट नहीं होता, 99.9% एक्यूरेट हो गया, लेकिन 0.01% मिस्टेक हो गई। इस मिस्टेक के कारण जो नया डीएनए बना ना, वो थोड़ा सा चेंज बना, अपने पेरेंट्स से कुछ अलग बना, थोड़ा सा चेंज आया। इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। तो अब मैं आपको वेरिएशन दिमाग में क्लियर करना चाहूंगा, खुशहाल समझना। द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग टू देयर पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है बच्चों? बच्चे, संतान, है ना, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। जानते हो सभी? ऑफस्प्रिंग बच्चों का अपने पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग और पेरेंट में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अरे पिताजी की हाइट तो इतनी थी, बच्चे की तो कम आई, पिताजी की कलर ऐसा था, इसका ऐसा ही, तो ये क्या हुए? वेरिएशंस। क्यों आए थे वेरिएशन? मैंने अभी आपको बताया
क्यों आए थे भाई वेरिएशन? क्योंकि डीएनए की कॉपिंग एग्जैक्ट नहीं हुई। देखो सिंपल, आप लिंक देखिएगा। सबसे पहले मैंने डीएनए कॉपी बताया, डीएनए कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पूरी बात की हम लोगों ने, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में है, तो यदि रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो डीएनए की कॉपी करनी ही पड़ेगी। फिर दूसरी बात आई हमारी कि डीएनए की कॉपी कभी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, तो उसमें छोटी छोटी मिस्टेक रह जाती है। मिस्टेक के कारण क्या होगा कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में कुछ कुछ डिफरेंसेस आएंगे, और ये डिफरेंसेस क्या कहलाते हैं? वेरिएशंस। आइए कुछ बातें हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या ये वेरिएशन अच्छे हैं कि बुरे? क्या वेरिएशंस आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? क्या आप सोचते हो? आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्या अच्छी है वेरिएशन में? क्या अच्छी बात है? चलिए मैं बताऊं कुछ बातें, एक एग्जांपल देके बताऊं बच्चों में, सुनेंगे सभी बच्चों? सुनिए। एक कुत्ता है, मतलब समझ रहे हो ना? तो एक कुत्ते की फैमिली, कपल है, कुत्ता और कुत्ते, बीच एंड डॉग। अब उनका बच्चा हुआ। उनका क्या हुआ बच्चों? बच्चे। कुत्ते के बच्चे हुए और कुत्ते के बच्चे हुए 3। मान लीजिए कितने बच्चे, ज्यादा भी नंबर में हो, लेकिन 3 टाइप्स के बच्चे हुए। कैसे? अब सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक कुत्ता है, उसके बच्चे हुए। अब उन बच्चों में एक के अंदर डीएनए गया, कुछ गलती हो गई। दूसरा में डीएनए गया, कुछ गलती। तीसरा हुआ, उसमें क्या गलती होगी? जरूरी है क्या? हो सकता है गलती नहीं भी हुई, एग्जैक्ट हो गया। तो हम बात करते हैं कि एक कुत्ता एक एनवायरनमेंट में रहता था और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो जिंदगी जी रहा था। अब उसके जब बच्चे हुए तो हमने देखा बच्चों में 3 तरह की क्वालिटी हुई। एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो ज्यादा गर्मी में जी सकता है, वेरिएशन हुआ। एक ऐसा बच्चा हुआ जो ज्यादा ठंड में जी सकता है, वेरिएशन हुआ ये। और एक ऐसा हुआ कि जो जैसा पिताजी जीते थे वैसे ही टेम्परेचर में जिए, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। तो मैं क्या एग्जांपल बता रहा हूं कि यदि वेरिएशंस होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं वेरिएशन अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं। अब वेरिएशन तो कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि हमेशा अच्छा ही होगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि एक कुत्ता एक टेम्परेचर में जीता था और उसके 3 बच्चे हुए। एक ऐसे बच्चे हुए जो ज्यादा गर्मी में रह सकते हैं, ज्यादा गर्म एनवायरमेंट। एक ऐसे हुए जो ज्यादा ठंड में रह सकते हैं, और एक ऐसे बच्चे हुए जो उसी टेम्परेचर पे जिस पे पिताजी रहते उस पर ही अच्छे से रह सकते हैं। तो इनमें से बताओ इन तीनों में से अच्छा कौन है? सेम वाला कि ज्यादा गर्मी वाला कि ज्यादा ठंड वाला? सेम टेम्परेचर। और कोई आंसर देना चाहेगा? तीनों अच्छे हैं। क्यों? हिमांशु ने बोला बेटा, वेरी गुड, शाबाश, आंसर दिया, गुड। क्यों तीनों क्यों अच्छे बेटा? और कुछ कहना चाहते हो? इसके अलावा भी तो आप खुद हटके भी कुछ कह सकते हो। बोलो, मैं बोलूं कुछ कहना चाहती है? तीनों की अलग क्वालिटी। तीनों की अलग क्वालिटी। तो ये कंपेयर करना कि अच्छा है बुरा है, ये भी सही नहीं है, शायद ऐसा कुछ सोचते हो आप कह सकते हो कि नहीं, जो खुद वही टेम्परेचर में रहता है वही अच्छा है, ज्यादा वाला क्यों होगा? नहीं, गलत है, चीटिंग है। चलिए मैं बताता हूं। एक कुत्ते के 3 बच्चे हुए, एक ज्यादा टेम्परेचर में जीने के लिए वेरिएशन उसके अंदर आया, एक में कम टेम्परेचर में जीने के लिए वेरिएशन आया, एक में कोई वेरिएशन आया ही नहीं, जैसे पिताजी थे वैसा के वैसा बच्चा हो गया। अब इन तीनों में से कौन सा अच्छा है ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगा कल का टेम्परेचर, फ्यूचर। यदि एनवायरमेंट, अब आप सोचो, यदि एनवायरमेंट उस पिताजी जो जीते थे तब जो एनवायरमेंट था, धीरे धीरे एनवायरमेंट गर्म होता गया, तो क्या होगा? जो बच्चा गर्म वाला वेरिएशन के साथ पैदा हुआ उसको जीने के लिए ज्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि वो तो गर्मी के लिए जीने के लिए पैदा हुआ, उसमें वैसा वेरिएशन। मान लीजिए कल ऐसा हुआ कि टेम्परेचर ठंडा हो गया, हो सकता है अब ठंड पड़नी ज्यादा लग गई, आइस एज आने लग गई, ठंडे की तरफ बढ़ने लग गए, तो क्या हुआ? तो क्या होगा? तो वो वेरिएशन जो
जो कुत्ता ठंड के लिए जीने के लिए उसमें वेरिएशन आया था उसके लिए बेनिफिट हुआ। और मान लीजिए कि कुछ नहीं हुआ, ना गर्मी आई ना ठंड आई, जैसा टेम्परेचर था वैसा के वैसा रहा, तो वो बच्चा जी अच्छे से जी पाएगा जो उसके पिताजी जैसा ही था। तो बताओ तीनों में से अच्छा कौन है? वेरी गुड। तो ये बात क्या हुई? हम नहीं डिसाइड करेंगे, कौन सेलेक्ट करेगा कि बेस्ट कुत्ता कौन सा है? नेचर सेलेक्ट करेगा। पर खास बात क्या है कि उस कुत्ते के पास तीनों ऑप्शन तो हैं। मान लो ये वेरिएशन नहीं आए होते, वेरिएशंस नहीं आते, तो यदि कल गर्मी हो जाती तो सारे कुत्ते मर जाते, स्पीसीज ही कुत्ते की खत्म हो जाती। यदि ठंड आती तो सारे मर जाते, यदि वैसा कैसा टेम्परेचर रहते तो सब जीते, अदरवाइज तो सब चीज चेंज हो जाती। यहां पर यदि आगे टेम्परेचर बढ़ गया तो कौन सा कुत्ता सरवाइव करेगा? सिर्फ एक, जो ज्यादा में रहने वाला था। जो दूसरे दो थे उनको दिक्कत आई, वो जल्दी मर जाएंगे। यदि ठंड आ गई तो ठंड वाला कुत्ता सरवाइव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वेरिएशन आने से किसी के लिए फायदेमंद होता है, किसी के लिए नुकसानदायक रहता है, लेकिन वेरिएशन आने से उस स्पीसीज का तो पक्का फायदा होता है। क्या बात समझ में? मैं बात को रिपीट कर रहा हूं मेरी। वेरिएशंस आने से जो तीन तरह के कुत्ते नए पैदा हुए, उन तीनों में से किसी एक का ही फायदा होगा, दो को नुकसान रहेगा। यदि गर्मी आई तो इसका फायदा, यदि ठंड आई तो इसका फायदा, यदि वैसा ही रहे तो इसका फायदा, लेकिन इन दोनों का तो ऐसा कोई केस नहीं होगा कि तीनों को फायदा मिला, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी एक को फायदा होगा, दो को नुकसान होगा, लेकिन कुत्तों का तो फायदा होगा ही होगा। क्या? एज ए स्पीसीज कुत्ते सर्वाइव करेंगे। यदि वेरिएशन नहीं आते और कल गर्मी बढ़ जाती तो सारे कुत्तों को प्रॉब्लम होती, सब मर जाते। अब ये कुत्ते के पास एक ऐसा बच्चा रहेगा जो गर्मी में भी जी पाएगा। बच्चों, इस दुनिया और हमारा जो एनवायरमेंट है, अब इस बात को और थोड़ा सा हो सकता है मैं बहुत ज्यादा डीप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप समझेंगे मुझे विश्वास है। बच्चों, हमारा एनवायरमेंट, मैं इस विश्वविद्यालय में रहता हूं, मेरे चारों एनवायरमेंट, क्या ये एनवायरमेंट स्टैटिक है? आज जैसा है वैसे ही 50 साल पहले भी था? क्या आज जैसा है वैसे 50 साल बाद भी रहेगा? नो। एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, एनवायरमेंट डायनेमिक है। तो कल सिचुएशन कैसे आएगी और मेरे बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे मुझे ही नहीं पता। तो अच्छा तरीका क्या है कि हम बहुत वैरायटी के बच्चे पैदा करें, कोई ना कोई तो सूट करेगा उसको। क्या बात समझ रही है आपको? आज इस दुनिया पे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स क्यों हैं? और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता गया, कभी बहुत गर्म हुआ, कभी ठंडा हुआ, लेकिन जब इनके बच्चे होते तो इतनी वैरायटी के होते थे कि कुछ तो सरवाइव कर जाते थे, कुछ मर जाते थे, लेकिन कोई ना कोई सरवाइव करता। तो ये क्वेश्चन बहुत डीप मीनिंग क्वेश्चन है। क्या वेरिएशंस आर नॉट नेसेसरली बेनिफिशियल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एन इंडिविजुअल, बट इट इज बेनिफिशियल फॉर द स्पीसीज। वेरिएशन का किसी इंडिविजुअल के लिए फायदा हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके स्पीसीज का फायदा तो पक्का है। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ, मतलब कि क्या वेरिएशन का फायदा किसी इंडिविजुअल को होता है? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली। कैसे? जैसे कुत्ते का 3 बच्चे हुए और मान लो कल आने वाला समय ठंड का हो गया, तो ठंड का हो गया तो किसको फायदा हुआ? ठंड वाले को फायदा हुआ, लेकिन इन दोनों इंडिविजुअल को फायदा हुआ क्या? नहीं। वेरिएशन का फायदा किसी इंडिविजुअल के लिए, हर इंडिविजुअल को वेरिएशन का फायदा मिला ऐसा नेसेसरी नहीं। किसी को फायदा मिलेगा, किसी को फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा वेरिएशन जो आने वाले एनवायरमेंट के फेवरेबल है उसको फायदा मिलेगा, पर ऐसा वेरिएशन आ गया जो एनवायरमेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में बदल रहा है और मेरा वेरिएशन कुछ और आया, तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। बच्चों, बहुत डिटेल में हेरिडिटी और इवोल्यूशन में अंदर भी ये गहराई से बातें रखी। तो 10th क्लास के बच्चों को ये जो बातें मैं बताना चाहता हूं, ये थॉट प्रोवोकिंग बात है, ये गहराई तक सोचने की बात है। ऐसा इस दुनिया में हुआ है। आज आप देखते हो, आप बाहर जाके ऊपर छत पे जाके देखो, आप देखते हो कुछ बर्ड्स उड़ रही हैं, कुछ जमीन पे जानवर दौड़ रहे हैं, कुछ बहुत छोटे। ये इतनी वैरायटी की लाइफ इस अर्थ पे आई कैसे? वेरिएशंस के कारण।
जैसे जैसे चीजें बदली, एनवायरमेंट में नए नए तरह के फीचर्स आने लगे। कुछ फीचर एनवायरमेंट के अच्छे अकॉर्डिंग होते थे तो सरवाइव किए, कुछ फीचर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते तो वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो मर गए सब। लेकिन लाइफ लगातार चलती रही। यदि वेरिएशंस नहीं होते तो लाइफ रुक जाती। जरा सा चेंज हुआ, लाइफ उसके अकॉर्डिंग बदल ही नहीं पाती। लाइफ चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे बदल रही है? वेरिएशंस के कारण। वेरिएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? बच्चों, आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, पर दो बहुत गहरी बातें पढ़ाई। पहली बात मैंने आपको पढ़ाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो मैंने इसका आंसर 2 लाइन का दिया सिर्फ आपको, आप लोग और डिटेल अपनी तरफ से डेवलप कर सकते हो। DNA copying is the first and foremost step of reproduction because all the information about the body design of an organism resides in its DNA. So very first step should be DNA copying. फिर मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश की, और ये क्वेश्चन का आंसर आप किसी से पूछ लो बच्चों, मेरे को वापस पूछोगे, इतना लंबा समझाना पड़ता है, आसान है ही नहीं इसको समझाना, समझना पड़ेगा, और है बात छोटी सी। तो मैं कई बार बोलता हूं, ज्यादा बोल जाता हूं, लेकिन हो सकता है आपको समझ में कम आए, कई छोटी सी बात में आपको क्लिक हो जाएगा। तो बात क्या थी बच्चों? बात यह थी कि वेरिएशंस मे नॉट बी बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल। वेरिएशन किसी इंडिविजुअल के लिए फायदेमंद हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए फायदेमंद नहीं हो सकते हैं, बट स्पीसीज के लिए तो पक्का फायदेमंद। और इसका बहुत अच्छा मैं सोचता हूं, ये कुत्ते के एग्जांपल से समझ में आता है। ये कुत्ता है, एक टेम्परेचर में रहता है, उसके 3 तरह के वेरिएशन वाले बच्चे पैदा हुए। क्या वेरिएशन हो सकता है टेम्परेचर को लेके? क्या वेरिएशन हो सकता है? एक ऐसा जो ज्यादा टेम्परेचर में रह सके, एक ऐसा जो कम टेम्परेचर में रह सके, एक ऐसा जो उसी टेम्परेचर। इन 3 के अलावा कोई ऑप्शन बनता नहीं। सारे तरह के वेरिएशन हमने देख लिए। अब कौन सा अच्छा है? हर इंडिविजुअल अच्छा है। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये हम तय करने वाले नहीं है, ये तय करेगा एनवायरमेंट, आने वाला एनवायरमेंट। आने वाला एनवायरमेंट यदि गर्मी का हो गया तो एक का फायदा हुआ, दो में वेरिएशन आने का नुकसान हुआ। एक का फायदा हुआ, 2 का नुकसान। लेकिन कुत्ते का तो फायदा ही हुआ कि यदि ये वेरिएशन नहीं हुए होते तो कोई भी नहीं जीता। क्लियर? तो हमारा एनवायरमेंट डायनेमिक है। यदि हमारा एनवायरमेंट डायनेमिक नहीं होता तो हमको वेरिएशंस की जरूरत नहीं थी, पर क्योंकि अर्थ पर एनवायरमेंट डायनेमिक है, चीजें बदलती रहती हैं, तो हम लाइफ को कैसे बदलें? हम कैसे सोचे कि मेरा बच्चा आने वाले टाइम में यदि ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो उसमें भी सांस ले पाए? मैं नहीं सोच सकता हूं कि उसको ऐसा पैदा करूं कि वो कम ऑक्सीजन में सांस ले पाए। लेकिन हमारे पास ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनमें थोड़ा सा चेंज आएगा, कल धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होगी तो वो ऐसे बच्चे अपने आप एक नई तरह की वेराइटी पैदा हो जाएगी। तो ये वेरिएशंस का कमाल है। दैट इज ऑल फॉर टुडे।